हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहन कुमार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव काल क्या है। तो लगभग 5000 वर्ष जो है पूर्व सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। अगर आप देखेंगे भारत के मैप को तो देखेंगे कि भारत के पश्चिम में ही अवस्थित है सिंधु घाटी सत्ता। क्योंकि भारत की जो मैप देखने की जो सही तरीका है वो है जम्मू कश्मीर को हमेशा उत्तर की ओर देखा जाता है। आपको दिशाएं प्राप्त होगी जो कौन सी दिशाएं किधर अवस्थित है, उसी अनुसार जम्मू कश्मीर के मैप को जो है आप उत्तर दिशा की ओर रखें तो आपको पता चल जाएगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भारत के पश्चिम में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो 1826 ईस्वी में मिलती है। और किनके द्वारा मिलती है तो चार्ल्स मेसन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो उस समय हुआ करते थे जॉन मार्शल, उनके निर्देश में जो है वो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित जो है हड़प्पा नामक शहर की खोज करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जो है वो प्राप्त होने की वजह से इसे हम कभी कभी हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका लिखा भी है, इसे कभी कभी हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले खोजी गई थी। वैसे ये आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि हड़प्पा सबसे बड़ा शहर होने के नाते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता आईवीसी का जो सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भी स्थल बड़ा है उसमें पहला स्थान आता है राखी गढ़ी का। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है राखी गढ़ी। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक आरंभ तक इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ताओं में यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। किंतु 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदारो नामक स्थलों की जब खुदाई से यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता विकसित अस्तित्व में थी, तब वहां से मान लिया गया कि आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वही भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, फिर जो है आपका बात करें तो मार्टिमर व्हीलर, डीडी कोशाम्बी गार्डन चाइल्ड्स सहित अन्य जो विद्वान थे ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति से जो है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानी है। लेकिन आप अगर देखें तो रोमिला थापर जो मैम है, जो आप बहुत बड़े हिस्ट्री के राइटर हैं इन्होंने, तो रोमिला थापर मैम जो हैं और तथा फेयर सर्विस जैसे विद्वान जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ईरान बल्ची ग्रामीण संस्कृति से मानते हैं, जबकि अलमांद घोष जैसे विद्वान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है वो सोधी संस्कृति भारतीयों से मानते हैं। मतलब कहते हैं कि ये जो है वो भारत की संस्कृति मानती हैं। लेकिन रोमिला थापर मैम बहुत बड़ी राइटर भी हैं, बहुत अच्छे लिखते भी हैं। इनका बुक आप कभी पढ़ के देखिएगा मौका मिले तो इन्होंने ही लास्ट एडिशन जो इनका बुक है, लास्ट एडिशन जो 6 महीने पहले आया है, उस बुक में मैम ही लिखी हुई हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी चौहद्दी जो है वो हम जो है आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने जो है वहां तक है, वहां भगत राव तक जो है वो अवस्थित है। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में मकरान तट से लेकर पूरब में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो कि मेरठ में अवस्थित है, इस सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रों का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका आकार कैसा हुआ करता था, तो वो त्रिभुजाकार होता था, जिसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस सभ्यता के स्थल जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में पाए जाते हैं। बिल्कुल। फिर यहाँ पर है कि पाकिस्तान में स्थित स्थलों में मोहनजोदारो, हड़प्पा, चन्होद्रो, बालाकोट, कोटदीजी, आलमगीर एवं डेरा इस्माइल खां आदि जो है वो शामिल है। अगर हम रोपर, बनावली, मांडा, आलमगीरपुर, रोथा, रंगपुर, धोलावीरा और राखीगढ़ी भारत में पाए जाने वाले प्रमुख स्थल है। मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ
कि जो पाकिस्तान में जो अवस्थित है सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थल, वो ये सब हैं। मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, चनहौदरो है, बालाकोट है, कोटलीसी है, आलम आमड़ी है एवं डेरा इस्माइल खान आदि आदि जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में अवस्थित है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रोपर, बनावली, मांडा, आलमगीरपुर, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और राखी गढ़ी जो है वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदारो को स्टुअर्ट ने सत्ता की जुर्बी बहन की भी या जुर्बी राजधानी की भी संज्ञा दी है। ठीक है। अब बात आती है नगर नियोजन की। सिंधु घाटी सत्ता में आखिर नगर नियोजन जो है वो किस प्रकार से थी। सिंधु सभ्यता अन्यथा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनकी नगर योजना है। ठीक है। संभवतः लोगों ने अपने नगरों के निर्माण में शतरंज पद्धति को अपनाया था। किस पद्धति को? शतरंज पद्धति को। इस पद्धति में जो है वो सड़कें सीधी एवं नगर सामान्य रूप से चौकोर हुआ करते थे। आपको ये भी पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ की जल निकासी प्रणाली थी वो भी कहीं ना कहीं संपूर्ण डिग्री पे काटती थी, मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। और वहाँ की जो सड़कें होती थी वो भी 90 डिग्री पे काटती थी। सड़कें एवं नालियां जो है एक निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। आमतौर पर नगरी में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और जहां यह सड़क का प्रथम सड़क से निकासी थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कल भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। जल निकासी प्रणाली जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय विशेषताओं में से एक है जो अन्य किसी भी समकालीन सभ्यताओं में प्राप्त नहीं होती। समकालीन का मतलब होता है कि उस समय जो भी सभ्यताएं थी वहां पर ऐसी जो है विशेषताएं नहीं दी जाती, नहीं देखी जा सकती है। ठीक है। उस समय आप मेसोपोटामिया को भी देख सकते हैं लेकिन वहां पर भी वो अवस्थित नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सड़के के किनारे बनी नालियां जो है वो ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। ठीक है। नालिया का निर्माण जो है मुख्यतः ईंटों एवं मोटार का प्रयोग किया जाता था, पर कहीं कहीं चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। इसका साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त होती है। भवन के निर्माण में मुख्यतः जो है पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन कुछ नगरी जैसे कि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था तो वो भी जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहां से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं कच्चे और पक्के ईंटों का साक्ष्य मिलता है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अब वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कालीबंगा जो है और रंगपुर जो है वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तो ये स्टेटमेंट सही होगा। आई होप कि आप यहाँ पे कंफ्यूजन ना हुआ हो आपके सोच में। अगर कंफ्यूजन हो गया है तो प्लीज वीडियो को कुछ सेकंड के लिए बैक करें फिर इसे देखें। सभी प्रकार के ईंटें जो है वो निश्चित अनुपात में बनाई गई थी और अधिकांश आयताकार होती थी। इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की अगर हम बात करें तो 4, 2 और 1 के अनुपात में होता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः सभी नगर दो भागों में विभाजित होता था। पहला होता था या पहला भाग जो है जिसको हम प्राचीर दुर्ग कहते थे और दूसरा भाग जो होता था जिसमें जन सामान्य निवास करते थे, अर्थात नॉर्मल इंसान जो है, जनसंख्याएं अगर हम बात करें तो जनसंख्याएं जो निवास करते थे उसको हम निचला शहर कहते थे। ठीक है। घरों का निर्माण जो है वो सादगीपूर्ण ढंग से किया गया था। उनमें एक रूपता थी। सामान्यतः मकान छोटे होते थे किंतु 4-5 कमरे होते थे। मतलब कम से कम जो मकान होते थे उसमें भी 4-5 कमरे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक मकान में एक आंगन दिखाई देती है, एक रसोई घर दिखाई देती है और एक स्नानागार भी दिखाई देती है। ठीक है। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घरों में कुओं के अवशेष नहीं प्राप्त होते। मतलब कुछ कुछ घरों में जो है वो कुएं के अवशेष, पानी निकासी जहां से करते हैं उसके अवशेष प्राप्त हमें हुए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है कि कुछ सार्वजनिक स्थल भी मिले हैं जैसे कि स्नानगृह, अन्नागार आदि आदि। मोहनजोदारो का सबसे प्रसिद्ध सर्वाधिक स्थल जहाँ का विशाल स्नानागार है। अब विशाल स्नानागार जो है वहाँ पे वो सार्वजनिक हुआ करते थे, वहाँ पे कोई भी इंसान जाकर के स्नान किया जा सकता है। कोई ऐसी जो है सो वहाँ पे पर्व त्योहार अगर होता होगा तो उस समय वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती थी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति ही अभी प्रवेश कर सकते हैं। इसका साक्ष्य अभी भी आपको वर्तमान में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिसमें 30 कमरे बने होते थे, ठीक है, 30 कमरे। दो मंजिल भवनों का भी निर्माण जो है सो कहीं कहीं मिलता है, मतलब सिंधु घाटी सप्ताह में दो मंजिल जो है सो मकान का भी साक्ष्य आपको मिलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने मोहनजोदारो नाम पे जो एक फिल्म रिलीज हुई थी, मुझे उस हीरो का नाम नहीं पता है लेकिन वो रिलीज हुई थी, तो अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो मोहनजोदारो में व्यापार करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो दो मंजिल मकान भी दिखाई जाती है। वहाँ पर दुर्ग भी दिखाई जाती है कि बड़े ऊंचे स्थान की किला कैसी होती थी, नीचे स्थान की किला कैसे होती थी। अगर नीचे वाले लोग अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो उनको एक टोकन दिया जाता था या उनको एक चिन्ह दिखाई जाती थी जिसकी वजह से उसको एक तरह से समझिए पास होता था। पास मतलब कहीं जाने की पास, ठीक है। स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखते हुए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके जो है सड़क के पीछे की ओर खुला करते थे, ठीक है। धोलावीरा एक ऐसा नगर है जिसे जो है सो 3 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया गया था। धोलावीरा एक ऐसा नगर है जिसमें जिसमें जो है सो नगर 3 भागों में विभाजित था। मोहनजोदारो में विशाल स्नानागार मिला है जो कि जो है 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था। संभवतः यह सार्वजनिक स्थान रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि सामाजिक व्यवस्थाएं उस समय के कैसे थे। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरे पर अंकित चित्रों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहीं न कहीं मातृ सत्तात्मक रहा होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो वहाँ के मोहर पर भी कुछ माताओं के चित्र दिखेगा। एक काशी की मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें एक महिलाओं की नाभि से एक पुष्प निकलते दिखी जाती है। फिर आपकी एक नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इससे यह पता अनुमान लगाया जाता है कि जो ये जो थी वो मात्र सत्तात्मक सत्ताएं थी। समाज की सबसे जो है छोटी इकाई जो उस समय की हुआ करती थी वो थी परिवार, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी उस समय क्या वर्णों में विभाजित थी। तो उस समय वर्णों की बात तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें वहां पर भी 4 भागों में विभाजित देखने को मिलता है। पहला होता था योद्धा, दूसरा होता था पुरोहित, तीसरा होता था व्यापार और चौथा श्रमिक। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो वहां देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था की थोड़ी सी साक्ष्य आपको दिखेगी, क्योंकि वहां वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के लिए यहाँ पे पुरोहित है कि नहीं है, ब्राह्मण। क्षत्रिय के लिए योद्धा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मतलब होता है व्यापारी और शूद्र का मतलब होता है श्रमिक। या श्रमिक मतलब शूद्र से ऊपर वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनकी सेवा करने वाला, या कुछ खेत वगैरह उपजाने वाला, या नौकर वगैरह करने वाला, या कुछ ऐसे काम जो ये तीनों नहीं कर सकते वो काम करने वाला को हम शूद्र बोला करते थे, ठीक है। ऐसी वर्ण व्यवस्थाएं अब वर्तमान में नहीं है और नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। तो वहां भी आप देखें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कहीं न कहीं अस्तित्व आपको देखने को झलकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है श्रमिक। वहां के श्रमिक लोग कैसे थे, क्या थे। सिंधु समाज के लोग जो हैं वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। स्त्रियां सौंदर्य पर काफी ध्यान देती थी, अर्थात स्त्रियां जो हैं उस समय के जो आभूषण वगैरह हुआ करती थी वो भी वहां पर यूज किया जाता था। क्योंकि आप देखेंगे तो वहां से हमें काजल मिला है, लिपस्टिक मिला है, आईना, कंघी आदि के साक्ष्य हमें जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आभूषणों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों किया करते थे। आभूषण में चूड़ियां, कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके आदि का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई लोग जो हैं
हड़प्पाई लोग जो है वो मनोरंजन के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए चौपड़ तथा पासा खेला करते थे। साथ ही साथ शिकार करना, जैसे कि मछली पकड़ना या किसी बड़े जानवरों की शिकार करना, ये इसका भी साक्ष्य हमें मिलता है। पशु पक्षियों को लड़ाना इत्यादि भी एक तरह से मनोरंजन का साक्ष्य उस समय मिला है हमें। फिर धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमीर लोग सोने चांदी हाथी दांत के हार कंगन अंगूठी कान के आभूषण का प्रयोग करते थे। वहीं पे अगर हम गरीब लोगों की बात करें तो वो शौपिया हड्डियां तांबे पत्थर इत्यादि से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का दाह संस्कार किया करते थे। दाह संस्कार का मतलब होता है उनको जलाना, और दफन का मतलब होता है उनको जो है शरीर मिट्टी के अंदर में डाल देना। तो यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता था। मृतकों को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की अवशेष मिलते हैं। अब इससे यह साक्ष्य हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो दाह संस्कार भी किया जाता था और दफन भी किया जाता था। लेकिन आर्यन में अगर हम बात करें तो वहां पर दफन मतलब जो है सो दाह संस्कार का साक्ष्य अत्यधिक प्राप्त होते हैं। फिर है यहाँ पर कि धार्मिक व्यवस्थाएं उस समय कैसी रहा था। ठीक है। सैंधव लोग को धार्मिक मान्यताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिलती, फिर भी मूर्तिकाओं मृद भांडों आदि के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि धार्मिक दृष्टिकोण का आधार लैंगिक तथा व्यवहारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी पुरुष देवता में पशुपति नाथ की लिंग योनि पशु जल आदि की पूजा करते थे। पशु पूजा के अंतर्गत जो है कुंवर वाला सांड जो होता है ना, वो इन सप्ताहों के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुंवर वाला सांड उसको बोलते हैं। आपने कभी बैलगाड़ी देखा होगा, तो बैलगाड़ी जो चलाता है ना वो वही होता है जिसके ऊपर जो है इस प्रकार से कुंवर निकला होता है। मान लीजिए कि ये जो है सो बैल की ये है ऊपर वाली भाग है, तो यहाँ पे कुंवर निकला होता है, उसी को हम कुंवर वाले सांड बोलते थे। ठीक है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उनके सिर पर जो है 3 सिंह हैं। ठीक है। उसके बाएं और एक गेंडा भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र और एक हिरन है। इसे पशुपति शिव की संज्ञा दी जाती है। ये मोहर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा सभ्यता से जो है वो स्वास्तिक और चक्र के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक और चक्र जो है वो सूर्य के पूजा के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है। कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुआ है जो धार्मिक विश्वास के द्योतक हैं। लोथल कालीबंगा एवं बनावली से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग अग्नि पूजा करते थे। कुछ मृदभांडों पर नाग की आकृति भी हमें मिले हैं, जिससे अनुमान यह भी लगाया जाता है कि नाग पूजा भी प्रचलित उस समय था। हड़प्पा से प्राप्त एक मृग मूर्तिका के गर्भ से एक पौधा जो है वो निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। मतलब उत्पादन खेती वगैरह की माताएं देवी का प्राप्त होती हैं साक्ष्य। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक अवस्था। उस समय की आर्थिक अवस्था कैसे होती थी, व्यापार हुआ करता था कि नहीं होता था, क्या होता था नहीं होता था, वो हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान थी, किंतु पशुपालन और व्यापार भी प्रचलित थी। व्यापार की साक्ष्य हमें मोहनजोदारो की मूवी में भी देखने को मिलता है। इस सभ्यता के लोग गेहूं जौ चावल कपास व सब्जियां का उत्पादन करते थे। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय जो है वो सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त है, कपास की। ठीक है। यूनानियों ने इसे सीडोन नाम दिया है। ठीक है। अब मैं एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, या कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है, मतलब पहला स्थान पर है। चलिए हम वापस चलते हैं। हड़प्पा लोग संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे।
फसल काटने के लिए पत्थर के हांसियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हांसियों मतलब होता है जो घास वगैरह काटने वाले जो होते हैं उसको, गांव देहात में उसे हम हसुआ शायद बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पशुपालन कृषि का सहायक व्यवसाय था। लोग जो है उस समय गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर और कुत्ते को पालतू बनाते थे। वाणिज्यिक व्यापार में अगर हम देखें तो बैलगाड़ी और नावों से संपन्न होता था। उस समय जो वाणिज्य जो मतलब आयात निर्यात होता था वो इन सब चीजों से होता था। ठीक है, मोहनजोदारो में हमें नाव बनाते हुए भी दिखाया गया है, बैलगाड़ी भी हमें वह समय दिखाया गया है। हड़प्पा, मोहनजोदारो तथा लोथल संध काल के प्रमुख व्यापारी नगरों में से एक माना जाता है और एक नगर भी उस समय अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य से जो है मैं इसमें कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है। हमने इस स्लाइड में, इस पीपीटी में नहीं लिख पाया, लेकिन मुझे अभी याद आया है पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि स्मरणीय तथ्य है तो इसका मतलब है कि वीडियो लास्ट आ गया है। इसी बीच में मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहूंगा। आप इसे सुन भी सकते हैं या अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम शाहनी करते हैं। वो 1921 ईस्वी में इसकी खोज करते हैं। इसकी अवस्थिति पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से महत्वपूर्ण चीजें जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है मनुष्य के शरीर की जो है वो बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्ति, अन्नागार प्राप्त हुई है जिसमें अन्न रखे जाते थे, और बैलगाड़ी प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ठीक है। दूसरा जो जगह है वो है मोहनजोदारो, जिसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसकी खोजकर्ता राखालदास बनर्जी थे, जो उन्होंने 1922 ईस्वी में खोज की थी। यह अवस्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो उसकी सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से हमें प्राप्त हुई है विशाल स्नानागार, फिर जो है अन्नागार, फिर जो है काशिकी नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मुहर मिली है, और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी मिली है, और वो चादर उठे हुए हैं और चादर पे जो है फूल की कढ़ाई की हुई है, और वहां पर बुने हुए कपड़े भी प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो स्थल है वो है सुतकांग डोर, जो कि इसकी खोजकर्ता स्टीन है, जो 1929 ईस्वी में खोज करते हैं। यह अवस्थित है पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य में, जो कि बलूचिस्तान के दासक नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से जो है प्राप्त हुई है वो है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र। ठीक है। उसके पश्चात है चनहोद्रो। नेक्स्ट जो जगह है वो है चनहोद्रो। इनकी खोजकर्ता थे एनजी मजुमदार। ठीक है, जो 1931 में सॉरी खोज करते हैं, और यह अवस्थित है सिंधु नदी के तट पर, सिंधु प्रांत में। ठीक है। यहाँ से जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है मन के बनाने की दुकानें, फिर है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी वहां के जो कच्चे ईंटें थे उस पर प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट जो है वो है आमरी। इनके खोजकर्ता थे एनजी मजुमदार, जो खोज किए थे 1935 ईस्वी में, और यह अवस्थित है सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से हमें हिरन के साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं, हिरन का साक्ष्य प्राप्त होते हैं आमरी से। नेक्स्ट जो जगह है वो है कालीबंगन। कालीबंगन के जो खोजकर्ता थे वो थे घोष। कब की गई थी तो 1953 ईस्वी में। अवस्थित कहाँ है तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगन, मान लीजिए कि आग लगने के बाद जो काली होती है, इसलिए यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और लकड़ी का हल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो स्थल है वो है लोथल। इसके खोजकर्ता थे आर राव। कब किए थे तो 1953 ईस्वी में ही किए थे। यह अवस्थित है गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं मानव निर्मित बंदरगाह। लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुआ है। फिर है गोदी बाड़ा, फिर चावल की भूसी का साक्ष्य। सिंधु घाटी सप्ताह में एकमात्र यही जगह है जहां पर चावल की भूसी मतलब चावल का प्रमाण मिला है, और बहुत कम मात्रा में मिला है। फिर अग्नि वेदिकाएं यहाँ भी मिली हैं, और अग्नि वेदिकाएं हमने आपको कालीबंगन में ये ऊपर बताया है। ठीक है। फिर है शतरंज का खेल, जो है यहाँ पर खेलने का साक्ष्य में प्राप्त होता है लोथल से।
नेक्स्ट जो है वो है सुतकोदा, जो जिसकी खोजकर्ता जो थे वो थे जेपी जोशी। कब किए थे? तो 1964 में। यह कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में। यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं घोड़े की हड्डियां मन के। याद रखिएगा, जो ये घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े की हड्डियां नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वहां पर वैदिक सभ्यताएं आती हैं वहां की ये घोड़े की साक्ष्य है। वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य हमें प्राप्त कहीं भी नहीं होती। नेक्स्ट जो स्थल है वो है बनावली। बनावली के जो खोजकर्ता थे वो थे आर एस बिस्ट। कब किए थे? तो 1974 ईस्वी में किए थे। यह अवस्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं मनके, जौ, हड़प्पा, पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के हमें साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट जो स्थल है वो है धोलावीरा। इसके भी खोजकर्ता थे आर एस बिस्ट। कब किए थे? तो 1985 में। और यह अवस्थित है गुजरात में कच्छ के रण में। ठीक है, यहाँ से जल निकासी प्रबंधन भी मिला है और जल कुंड भी हमें यहाँ से देखने को मिला है। धोलावीरा यूनेस्को का साइट भी है, वो आप ध्यान रखेंगे, और ये भारत में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या क्या थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस किस वस्तुओं का जो है कहाँ कहाँ पे साक्ष्य मिलता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी ईंटों की साक्ष्य, तो सबसे बड़ी ईंटों का जो साक्ष्य है वो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें केस प्रसाधन की बात करें तो वो हमें हड़प्पा से मिलता है। वक्राकार ईंटों की अगर हम वक्राकार या वर्गाकार ईंटों की जो बात करें तो वो चन्होदरो से मिलता है। जूते खेत के साक्ष्य की अगर हम बात करें तो कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो मनका बनाने का कारखाना जो है वो हमें चन्होदरो से मिलता है। ठीक है, और लोथल से मिलता है। नेक्स्ट है कि बिल्ली के पीछा या बिल्ली के पैरों के अंकन जो है वाली ईंट जो है वो हमें, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों की जो साक्ष्य है वो हमें जो है चन्होदरो से मिलता है। फिर युगल समाधान मतलब दो आदमियों का जो मानव का जो है वो एक शब्द के साथ दफनाया जाता था, एक ही बार दफनाया जाता था। इसका भी साक्ष्य मिला है हमें लोथल से। ठीक है, मिट्टी का हल की अगर हम बात करें तो मिट्टी के हल जो है उसका साक्ष्य हमें मिला है बनवाली से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चालक लोमड़ी के अंकन वाली मोहर की अगर हम बात करें तो वो मिला है लोथल से। घोड़े की अस्थियां की बात करें तो सुत कोटदा से मिला है। लेकिन मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो जो घोड़े का साक्ष्य जो मिला है सुत कोटदा से वो सिंधु घाटी सभ्यता से उसका लेना देना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हाथी दांत का पैमाना भी मिलता है, वो हमें लोथल से। आटा पीसने वाली चक्की की अगर हम साक्ष्य की बात करें तो वो मिलता है लोथल से। मम्मी का प्रमाण जो है, मम्मी नहीं मैं मम्मी बोल रहा हूँ, मम्मी मोम, मम्मी का प्रमाण जो है वो हमें लोथल से मिलता है। चावल के साक्ष्य जो है वो भी हमें लोथल और रंगपुर से मिलता है। लोथल जो है एक जो है सो बंदरगाह हुआ करता था। नेक्स्ट है कि सीप से बना पैमाना जो है वो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। और कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति जो है या प्रतिमा जो है वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। हमने इतना पॉइंट इस स्लाइड में नहीं लिखा था इसलिए हमने चाहा कि आपको बता दें। ठीक है, तो अब जो है स्मरणीय तथ्य में जो बात है, इससे पहले मैं रिपीट कर दूं कि अगर जो मैंने भी बताया है ना वो अगर आप नहीं सुन पाए या नहीं लिख पाए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लें और बैक कर लें, फिर आप उसको देखें। ठीक है, और सुने और लिखें। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसलिए मैंने बताना उचित समझा। स्मरणीय तथ्य में पहला जो पॉइंट है वो है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी पूछ ले तो क्या दिक्कत है याद करने में। फिर एक कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण जो है वो डॉक यार्ड या गोदी है। बनावली से अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल मिले हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा और बनावली में दो सांस्कृतिक धाराओं प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता में अक्सर जो है चोलिस्तान शब्द का यूज किया जाता है। तो चोलिस्तान क्या है? तो उस समय का जो एक मान सकते हैं कि मरुस्थल भूमि जो होता था वहां पे उसके लिए हम चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, जिस प्रकार से भारत में आपने थार मरुस्थल देखा होगा तो वही जो है उस समय चोलिस्तान हुआ करता था।
नेक्स्ट जो है वो हड़प्पा काल के व्यापारी का मध्य जो है वो वस्तु विनिमय था। ठीक है, हड़प्पा काल के जो व्यापार था वो माध्यम वस्तु विनिमय था। नेक्स्ट है कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है, हमने अभी आपको बताया भी था कि कालीबंगा जो है वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वो हमें लोथल से प्राप्त होता है, अभी अभी हमने आपको लिखवाया भी है अगर आप लिखे होंगे तो। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। घोड़ी की जानकारी हमें मोहनजोदारो, लोथल और सूत्रकोटदा से प्राप्त होती है, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। चनहोद्रो एकमात्र पुरातत्व स्थल है या पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों का जो है हमें साक्ष्य मिलता है, ये भी हमें आपको लिखाया है। हड़प्पा सभ्यता पर प्रवृत्ति काल रंगपुर तथा राजगीर में परिलक्षित होता है। हड़प्पा में अनागार गढ़ी से बाहर व मोहनजोदारो में गढ़ी के अंतर्गत मिले हैं। R37 कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने चौहद्दी की बात की थी वीडियो के शुरुआत में, तो हम उसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि सभ्यता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल और चौहद्दी कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व स्थल की अगर हम बात करें तो वो है आलमगीरपुर, जो कि यूपी नोएडा में पड़ता है इंडिया में। पश्चिम स्थल की बात करें तो वो है सुतकांगडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में मिलता है, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में मिलता है। दक्षिण स्थल की अगर हम बात करें तो दैमाबाद है, ये हमें महाराष्ट्र के इंडिया में मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर है उत्तरी स्थल या उत्तर भाग में अगर बात करें तो वो है मांडा, जो हमें जम्मू में प्राप्त होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर बताने का कोशिश करें। मैं एक बार वीडियो जो स्लाइड है उसको हम रिपीट कर देते हैं, अगर कुछ छूटा होगा तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ से था सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमने ये पेज भी आपको पढ़ा दिया है, ये पेज भी पढ़ा दिया है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अगर आप ये 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 ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय।